नमस्कार दोस्तों, स्क्रीन पर दिख रही इस हेडलाइन को गौर से पढ़िए। क्या लिखा है? भाजपा छोड़ने के ऐलान के 48 घंटे में मालवीय के ठिकानों पर एसीबी का छापा। यानी कोई मालवीय जी हैं जिन्होंने बीजेपी छोड़ी, उनके बीजेपी छोड़ने के 48 घंटे के भीतर एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो का छापा पड़ा। 48 घंटे के भीतर बीजेपी छोड़ने के बाद। 3 बार ये रिपीट मैंने इसलिए किया ताकि आपके जहन में पैबस्त हो सके जो बात हम लोग लगातार कई सालों से कहते रहे। अब यह खबर क्या है? दैनिक भास्कर की हेडलाइन है। खबर को गौर से सुनिए और समझिए क्या हो रहा है देश में, मोदी राज में, अमित शाह के राज में। खबर यह है कि बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में वापसी का ऐलान करने वाले पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय, ये राजस्थान के नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं। महेंद्रजीत सिंह मालवीय के 3 ठिकानों पर मंगलवार को एसीबी की टीम कार्रवाई करने पहुंची। एसीबी मतलब एंटी करप्शन ब्यूरो। राजस्थान में सरकार बीजेपी की है, अब आप जानते हैं। जयपुर से आई एसीबी की टीम ने भैरव जी कृपा फिलिंग स्टेशन, बागीदौरा में भैरव जी फिलिंग स्टेशन सहित क्रशर प्लांट पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। दोनों पेट्रोल पंप खुद मालवीय के नाम है, जबकि क्रशर प्लांट उनके बेटे प्रेम प्रताप सिंह के नाम से बताया जाता है। देखिए, एसीबी छापे मारती है, ईडी छापे मारती है, इनकम टैक्स छापे मारता है, या सीबीआई छापे मारती है, कोई और एजेंसी छापे मारती है। छापे मारे जाने चाहिए, जहां करप्शन है उन्हें पकड़ा भी जाना चाहिए, दबोचा भी जाना चाहिए, सजा भी मिलनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। लेकिन खास बात क्या है? भाजपा छोड़ने के बाद या जिन पर छापे पड़ते, भाजपा में आने के बाद वो छापेमारी बंद हो जाती है, वो शिकंजे से बाहर हो जाते। उस पर भी अभी बात करेंगे। और बंगाल में इसीलिए तनातनी हो रही है ममता बनर्जी और ईडी में, जो मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। लेकिन पहले इस खबर पर, और मैं तारीफ करूंगा दैनिक भास्कर की कि इस तरह की हेडलाइन के साथ दैनिक भास्कर खबर छापता है। आज छापी है भास्कर ने खबर, कल भी एक खबर छपी थी। अब इस पे आते हैं। अब ये समझिए जरा क्या इनका मोडस ऑपरेंडी है और किस बेशर्मी से केंद्र की एजेंसियां तो काम करती है, जिन राज्यों में बीजेपी है वहां वो राज्य सरकार की एजेंसियां भी वैसे ही काम करती है। या तो आप हमारे साथ रहो तो आपके 100 खून माफ, करप्शन की फाइलें आपकी अगर खुली है तो दब जाएगी, अगर हमसे अलग हुए तो फाइलें खुल जाएगी। खबर है कि मालवीय 23 महीने पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। रविवार दोपहर जयपुर में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करने के बाद उन्होंने भाजपा छोड़ने का ऐलान किया था। रविवार को ही, एकदम ताजा मामला है, भाजपा छोड़ने का ऐलान किया था। साथ ही कांग्रेस के जो स्टेट प्रेसिडेंट है गोविंद सिंह डोटासरा को पत्र सौंपकर कांग्रेस में वापसी की इच्छा जताई थी। इसके 48 घंटे के भीतर उनके बांसवाड़ा स्थित ठिकानों पर जयपुर से एसीबी की टीम पहुंची और उसके बाद 3 सदस्य एसीबी की टीम के थे और उसके बाद माना जा रहा है कि ये वहां पहुंचकर इन्होंने छापेमारी की। अब सोचिए जरा, जो नेता पहले कांग्रेस में था, फिर बीजेपी में आया, फिर कांग्रेस में वापसी के लिए इच्छा जताई, बस उसके बाद बीजेपी एक्टिव हो गई। इसी में है खबर कि मालवीय के ठिकानों पर एसीबी की जांच की टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इसे मालवीय के भाजपा छोड़ने के ऐलान को लेकर जवाबी एक्शन और दबाव के रूप में देखा जा रहा है। मालवीय ने 19 फरवरी 2024 को जब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की थी, उसके ठीक पहले कांग्रेस नेता दिनेश खोड़निया के ठिकानों पर भी ईडी की कार्रवाई हुई थी। अब ये देखिए, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन मालवीय ने की थी फरवरी 2024 में। उसके पहले कांग्रेस नेता दिनेश खोड़निया के ठिकानों पर भी ईडी की कार्रवाई हुई थी। इस दौरान मालवीय पर भी ईडी की कार्रवाई होने की चर्चाएं थी। इसलिए माना जा रहा है कि मालवीय ने इस कार्रवाई के डर से ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की। मतलब मालवीय साहब ईडी की जद में आते, कार्रवाई होती, कुछ जब्ती हो जाती, बस वो आ गए बीजेपी में और कांग्रेस का पाला छोड़ा, क्योंकि उन्हें लगा बीजेपी जाके बचेंगे। यही तरीका होता है। और खदेड़ खदेड़ कर ईडी और केंद्रीय एजेंसियां बीजेपी के पाले में नेताओं को भेज देती है। लंबी लिस्ट है, इस पर हम लोग बहुत बार बात कर चुके हैं, इसी में है। लेकिन पाला बदलने के बाद लोकसभा का चुनाव हारने और भाजपा में खास पद नहीं मिलने को लेकर मालवीय ने भाजपा छोड़ने का ऐलान किया। पंचायत चुनाव में अपनी सियासी जमीन वापस मजबूत करने के लिए मालवीय ने कांग्रेस में वापसी का फैसला किया। लेकिन अब एसीबी की कार्रवाई को दबाव की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। ये इस तरह से ये खबर है। एसीबी की टाइमिंग को लेकर सवाल है, एंटी करप्शन ब्यूरो की टाइमिंग को लेकर, कि जब तक आपके साथ थे ठीक है, और जैसे ही उन्होंने
आपके साथ मतलब बीजेपी के साथ, बीजेपी की चूंकि सरकार है और स्टेट एजेंसी होती है, जैसे ही पाला बदला तो ये हुआ। और ये हम लोग लगातार ये पिछले 8 साल 10 साल में तमाम तरह के रिकॉर्ड, दस्तावेज, जो ईडी के छापे को लेकर जितनी जानकारियां हैं, सबूत, उसके साथ लगातार हम लोग बात करते रहे। और इसलिए ये जैसे कहते हैं ना, इसमें कोई लुका छिपी नहीं है। बहुत बेशर्मी के साथ केंद्रीय एजेंसियां हो, चाहे बीजेपी सरकारें जहां हैं वहां राज्य की एजेंसियां हैं, ऐसे ही विपक्ष के नेताओं का या विपक्षी दल का या सरकार से जो असहमत लोग हैं उनकी ऐसे ही उन पर शिकंजा कसती। कल ही भास्कर ने खबर ये भी छापी थी कि जहां चुनाव वहां ईडी। बंगाल से पहले 3 राज्यों में ऐसा हो चुका। बंगाल में आपको पता है कि किस तरह से ईडी ने उस कंसल्टेंसी फर्म पर छापा मारा, उनकी फाइलें जब्त करने की कोशिश की, या कोयला घोटाले के कथित मनी ट्रेल की जांच करती हुई ईडी के अधिकारी, ईडी वहां पहुंची थी कोलकाता में, 2 जगह पर ठिकाने मारे आईपैक के, और उस मामले में जांच के लिए ईडी पहुंची थी, जो मामला 2020-21 का या 21-22 का, मतलब 5 साल पुराने जो मामले हैं, 5 साल पुराना कोयला तस्करी का जो मामला है, उसकी जांच 5 साल बाद चुनाव के ठीक 3 महीने पहले ईडी करने पहुंची कहां? ममता बनर्जी की जो पार्टी है, उस पार्टी के लिए कंसल्टेंसी का काम करने वाली जो फर्म है आईपैक, उसके ठिकानों पर। और क्या हुआ आप जानते हैं, किस तरह से ममता बनर्जी वहां पहुंच गई, राज्य के डीजीपी पहुंच गए, कोलकाता के पुलिस कमिश्नर पहुंच गए, फाइलों की छीना झपटी हुई, बहुत सारी फाइलें ममता बनर्जी छीन कर ले गई। बदले में क्या हुआ? ममता बनर्जी ने ईडी के अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज करा दी, 2 अधिकारियों पर, और ईडी ने ममता बनर्जी और राज्य के जो पुलिस के मुखिया हैं, कोलकाता के कमिश्नर हैं, पुलिस कमिश्नर, इन सब के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग करती हुई ईडी पहले कोलकाता हाईकोर्ट में गई थी, और उसके बाद आज हाईकोर्ट में 14 तारीख को सुनवाई हो सकती है। जो 14 तारीख मुकर्रर हाईकोर्ट की जस्टिस ने किया था, और सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया कि इन सब के खिलाफ सीबीआई की जांच होनी चाहिए। इन्होंने ईडी के कामकाज में बाधा डाला और फाइलें चुरा ली या फाइलें छीन ली। ममता बनर्जी कह रही हैं कि ईडी का मकसद हमारी पार्टी से जुड़ी जानकारियां, उम्मीदवारों से जुड़ी जानकारियां, रणनीतिक तौर पर जो आईपैक के पास जो हमारे कागजात थे, उसको चोरी करके ईडी अधिकारी ले गए। ये फाइल थेफ्ट का मामला ममता बनर्जी ने भी दर्ज करा दिया। सवाल यही उठता है कि 5 साल पुराने मामले में चुनाव से 3 महीने पहले ईडी बंगाल पहुंचती है, तो ये टाइमिंग पर सवाल उठेगा। और यही बीजेपी रूल्ड स्टेट में हो, चाहे बीजेपी की केंद्रीय सत्ता जहां है, उनकी जो एजेंसियां हैं केंद्र की, वो एजेंसियां ऐसे ही काम करती है। कल भास्कर ने विस्तार से, हालांकि हम लोग इस पर बहुत बार वीडियो बना चुके हैं, कल भास्कर ने छापा था कैसे दिल्ली में ईडी के छापे पड़े केंद्रीय एजेंसियों के। झारखंड में 2023 में केस दर्ज हुआ, 24 में चुनाव से 10 महीने पहले हेमंत सोरेन को अरेस्ट किया, और हेमंत सोरेन को, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को, इस्तीफा देना पड़ा ईडी। हालांकि उनकी वापसी फिर हो गई, और हेमंत सोरेन को जब जमानत मिली हाईकोर्ट से, तो हाईकोर्ट के जजों ने कहा, हाईकोर्ट ने माना कि उस तरह के सबूत, जिन सबूतों के आधार पर ईडी ने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की, वो पर्याप्त नहीं थे, और हेमंत सोरेन को जमानत मिली। लेकिन ईडी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती है। उसी तरह से महाराष्ट्र में हुआ, 2021 का मामला था, 3 साल बाद चुनाव से 6 दिन पहले छापेमारी की गई महाराष्ट्र में, और इसी तरह से महाराष्ट्र में दबाव बनाने की कोशिश की गई। सरकार जिस तरह से महाराष्ट्र में गिरी उद्धव ठाकरे की, और जिस तरह से साझा सरकार एनडीए की बन गई, उद्धव ठाकरे के गुट के एकनाथ शिंदे को जिस तरह से शामिल किया गया साझा सरकार में, और जिस तरह से दबाव बनाया, आप वो कहानियां जानते हैं, रिपीट होगा। कोलकाता से बॉम्बे से सूरत होते हुए गुवाहाटी प्राइवेट प्लेन से जाना, 5 स्टार होटल में वहां सारे विधायकों का जमावड़ा, और उसके बाद सरकार बनना। और उसमें भी कहा गया कि बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनके पीछे केंद्रीय एजेंसियां थी, चाहे ईडी हो चाहे कोई और एजेंसी। तो जहां जहां चुनाव होते हैं वहां ईडी सक्रिय हो जाती है, और ये लगातार विपक्ष के नेता ये आरोप लगाते रहे। महाराष्ट्र की बात करें, चाहे हरियाणा की बात करें, चाहे राजस्थान की बात करें, चाहे किसी भी झारखंड की बात करें, चाहे बंगाल की बात करें, जहां भी विपक्ष की सरकारें हैं या विपक्ष के नेताओं के खिलाफ, और ये केंद्र सरकार की एजेंसी कैसे काम करती है और किस तरह से मुकदमे दर्ज करती है, और उनके मुकदमे कोर्ट में या तो टिकते नहीं, या उन मुकदमों में चार्जशीट नहीं होती, या चार्जेस फ्रेम होने में देर लगती है, या मुकदमों की फाइलें ठंडे बस्ते में पड़ी रहती है, और जब केंद्र सरकार चाहती है, जब ईडी चाहती है, तभी उन फाइलों को खोलकर फिर से तेजी करती है, जो बंगाल में हुआ।
जो बाकी मैंने कुछ मामले बताए। और ये लोकसभा में केंद्र सरकार के वित्त राज्य मंत्री मान चुके हैं कि 6000 से अधिक केस दर्ज किए गए और दोष सिद्धि मतलब कन्विक्शन सिर्फ 120 मामलों में कन्विक्शन हुआ, यानी 0.1%। सोचिए 0.1% कन्विक्शन रेट है ईडी। हम ईडी की बात कर रहे हैं, शुरुआत हमने एसीबी से किया। मकसद मेरे इस वीडियो का इंटेंशन बताने का है कि किस इंटेंशन के साथ बीजेपी सरकारें, बीजेपी सरकारों की एजेंसियां काम करती है। और राजस्थान में जो हुआ, जिस तरह से नेताजी को बीजेपी, मालवीय जी को बीजेपी का साथ छोड़ने की वजह से एसीबी के छापों का सामना करना पड़ा, इंडियन एक्सप्रेस ने एक लंबी स्टोरी छापी थी मेरे ख्याल से पिछले साल। उस स्टोरी में इंडियन एक्सप्रेस ने बताया था कि किस तरह से 2014 से लेकर 24 तक 25 विपक्ष के बड़े नेताओं के पीछे, विपक्ष मतलब हर पार्टी, चाहे टीएमसी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे उद्धव ठाकरे की पार्टी हो या कोई और पार्टी हो, हर पार्टी के नेता के खिलाफ, बड़े नेताओं के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियां पड़ी, ईडी हो, सीबीआई हो, उन पर शिकंजा कसा गया। और जब वो नेता बीजेपी के पाले में, एनडीए के पाले में आ गए तो एजेंसियों से उनकी मुक्ति मिल गई, उनकी फाइलें फिर से ठंडे बस्ते में चली गई, या उन्हें राहत मिल गई, या वो मामला खत्म कर दिया गया। और उन नेताओं के नाम आप जानते हैं, फिर से दोहरा दें, चाहे वो अजीत पवार हों, जिन पर 70,000 करोड़ सिंचाई घोटाले के आरोप प्रधानमंत्री मोदी खुद अपनी सभाओं में लगाते रहे लोकसभा चुनाव के पहले। और जब भाषण दे रहे थे मोदी 70,000 करोड़ घोटाले के आरोप लगा रहे थे, और उसके कुछ ही दिन बाद अजीत पवार साझा सरकार में डिप्टी सीएम है। चाहे वो हेमंत बिस्व शर्मा हो, जो असम के मुख्यमंत्री हैं, मोदी और शाह के लाडले, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप, घोटाले के आरोप, और अमित शाह की खुद की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें उन्होंने संगीन आरोप किसी जमाने में लगाए थे। उसके बाद शुभेंदु अधिकारी, जो पश्चिम बंगाल में नेता विपक्ष हैं, बीजेपी के लाडले हैं, बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा है। शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले थे, बीजेपी ही कभी बंगाल में उनके खिलाफ प्रदर्शन, धरना किया करती थी, अब बीजेपी में है, तो एक मुक्त थे, क्लीन हो गए, साफ हो गए। इसी तरह से भावना गवली, संजय सेठ, नवीन जिंदल, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन पर समय समय पर ऐसे आरोप लगे, और उन आरोपों से उन्हें राहत या मुक्ति तब मिल गई जब उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत बार हम इस पर बात कर चुके हैं। चाहे प्रफुल्ल पटेल हो, जो एनसीपी के अजीत पवार के बहुत करीबी थे, शरद पवार के माफ करिए बहुत करीबी रहे, केंद्र में मंत्री रहे, बहुत ताकतवर असरदार नेता, उन्होंने थामा एनडीए का साथ, तो प्रफुल्ल पटेल को मुक्ति मिल गई। कितनी फाइलें बंद हो गई ऐसी तमाम नेताओं की जो विपक्ष में थे, तब तक उनकी जान अटकी थी कि कब गिरफ्तारी हो सकती है, कब उनकी कुर्की जब्ती हो सकती है, कब उनकी संपत्ति या जो उनके ठिकानों पर ईडी की दबिश हो सकती है। अब सब मुक्त हैं, मगन हैं। कोई सीएम बना हुआ है असम में, कोई डिप्टी सीएम बना हुआ है महाराष्ट्र में, कोई कहीं है, कोई सांसद है, कोई मंत्री है, नारायण राणे केंद्र में मंत्री है, सब मौज कर रहे हैं, मगन में हैं। लेकिन अगर आपने टक्कर ली, अगर आपने मुश्किल खड़ी की, अगर आपने चुनौती दी, अगर आप विपक्ष में हैं, तो आपकी जान आफत में आ सकती है केंद्रीय एजेंसियों की तरफ से। लेकिन अगर वो ममता बनर्जी हैं, तो वहां केंद्रीय एजेंसियों को भी पानी पिला देती हैं। यही ममता बनर्जी कर रही हैं। और ममता बनर्जी पर 100 सवाल हो सकते हैं कि केंद्रीय एजेंसियों के काम में, छापेमारी में, उस तरह से एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर का दखल देना, पहुंचकर फाइल ले लेना, फाइल को अपने कब्जे में कर लेना, या वहां मीडिया से बात करते हुए हंगामा खड़ा करना, ये इस पर सवाल उठ सकते हैं। लेकिन अगर ईडी वैसे ही काम कर रही है, केंद्रीय एजेंसी केंद्र के इशारे पर वैसे काम करे जैसा विपक्ष आरोप लगा रहा है, तो फिर उनके पास उपाय क्या है? फिर तो टिट फॉर टैट है, टग ऑफ वार है। क्योंकि 5 साल पुराने मामले में अगर ईडी जाकर उस तरह से फाइलें खंगालेगी और कोई रास्ता देखेगी कि कैसे उस मामले को तूल दिया जाए जो 5 साल से ठंडे बस्ते में था, तो फिर ईडी की टाइमिंग और मंशा पर सवाल उठते हैं। और उसी तरह के सवाल इस हेडलाइन से, जो आपको मैंने शुरू में दिखाया, तो आप मानिए ना मानिए, यकीन करिए ना करिए, अगर दिमाग खोल कर सोचेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, 10 साल 11 साल विपक्ष के लिए बहुत मुसीबत का दौर है, और केंद्र सरकार की एजेंसियां टारगेटेड ढंग से विपक्षी नेताओं को या ऐसे लोगों पर शिकंजे कसती है जो बीजेपी या बीजेपी के गठबंधन से बाहर है। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करने से पहले मकर संक्रांति की आप सबको शुभकामनाएं। नमस्कार।